हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे आरपीएससी प्रोग्रामर की प्रिपरेशन की सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल बेस्ड ऑन द रिकवरेबिलिटी। बट ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ये डायग्राम कल मैं बताना भूल गई थी। इसमें ये आप देखिए, जब आप शेड्यूल्स को आप क्लासीफाई करें अगर हम, तो कैसे होगा। जो सबसे छोटा पोर्शन होता है शेड्यूल्स का, जो ऑल शेड्यूल्स है उसमें से सबसे छोटा पोर्शन होता है सीरियल शेड्यूल्स का। सीरियल शेड्यूल्स के बाद आते हैं आपके कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल, और इसके बाद आते हैं आपके व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल, और लास्ट में आपके आते हैं नॉन सीरियलाइजेबल। तो इससे आप क्या समझ सकते हो, एवरी सीरियल शेड्यूल इज अ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ऑल्सो अ व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल, but vice versa is not true. Means every conflict serial schedule is not a serial schedule. Same चीज, every view serializable schedule is not a conflict. Every view serializable schedule is a conflict serial. Every conflict serializable schedule is a view serializable schedule, but vice versa is not true. And the schedule which is not view serializable is called the non serializable schedule. तो आप non serializable schedules कैसे निकाल सकते हैं? अगर all schedule में से अगर आप view serializable schedules को माइनस कर दें तो हमें कौन से schedules मिल जाएंगे? non serializable. ठीक है, तो अगर ये डायग्राम आप याद रखेंगे तो अगर इसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन आता है कि पूछ लें कि कोई शेड्यूल अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो क्या वो व्यू सीरियलाइजेबल होगा या नहीं, या फिर कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो वो सीरियलाइजेबल होगा या नहीं, तो ये क्वेश्चंस के आंसर आपको इस डायग्राम के थ्रू इजीली मिल जाएंगे। अब आज का जो टॉपिक है वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल बेस्ड ऑन रिकवरेबिलिटी। मीन्स कि आप कितना किसी शेड्यूल की रिकवरेबिलिटी के बेसिस पे हमने शेड्यूल्स को क्लासिफाई किया है। तो फर्स्ट जो होता है उसके अंदर होता है हमारा इररिकवरेबल शेड्यूल। इररिकवरेबल शेड्यूल का मतलब रोल बैकिंग ऑफ कमिटेड ट्रांजैक्शंस। ओके, व्हाट इट मीन्स, यहाँ पे देखो दो ट्रांजैक्शन दे रखे हैं T1 एंड T2। T1 परफॉर्म कर रहा है डेटा आइटम ए पे राइट ऑपरेशन, और डेटा ए डेटा आइटम को T1 के थ्रू अपडेट करने के बाद T2 क्या कर रहा है, उसको रीड कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, T2 ने ए डेटा आइटम को रीड किया और यहाँ पे उसने कमिट कर लिया, लेकिन T1 फॉर सम रीजन T1 क्या करा, यहाँ पे T1 ने उसने यहाँ से रोल बैक कर दिया। रोल बैक मीन्स यहाँ पे ट्रांजैक्शन फेल हुआ, ट्रांजैक्शन फेल होने की वजह से आपका ट्रांजैक्शन T1 रोल बैक हो जाएगा, लेकिन क्योंकि T2 ऑलरेडी पहले ही कमिट कर चुका है तो T2 यहाँ पे रोल बैक नहीं होगा। तो ये किस तरीके का शेड्यूल हो जाएगा आपका, इररिकवरेबल। मतलब इफ T2 कमिटेड विथ डर्टी वैल्यूज। डर्टी वैल्यूज का मतलब क्या है, द वैल्यूज विच इज अपडेटेड बाय अनकमिटेड ट्रांजैक्शन T1 and then T1 failed, then T2 also has to roll back. ठीक है, after commit you have to roll back the T2. So these kind of schedules called the irrecoverable schedule. और एक एग्जांपल आप देखिए, suppose if T2 reads A updated by uncommitted transaction T1, ठीक है, यहाँ पे यही चीज हो रहा है, and T2 commits before the commit or rollback of T1, then it is a irrecoverable schedule. ठीक है, तो irrecoverable schedule का मतलब क्या है, अगर कोई ट्रांजेक्शन अनकमिटेड ट्रांजेक्शन्स के जो डेटा आइटम अपडेट हुआ है उनको रीड करता है और पहले ही कमिट हो जाता है जहां से उसने अपडेट किया उस ट्रांजेक्शन से पहले, तो इस टाइप का शेड्यूल कहलाता है आपका इररिकवरेबल शेड्यूल। अब हमारा रिकवरेबल शेड्यूल क्या होता है, रिकवरेबल शेड्यूल होता है रोल बैकिंग ऑफ अनकमिटेड ट्रांजैक्शन। ठीक है, देखो इररिकवरेबल में तो क्या हो गया, रोल बैकिंग ऑफ कमिटेड ट्रांजैक्शन, जबकि रिकवरेबल क्या हो जाएगा, रोल बैकिंग ऑफ अनकमिटेड ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे क्या है, T1 और T2 दो ट्रांजैक्शंस हैं। यहाँ पे क्या हुआ, इसने अपडेट किया डेटा आइटम ए को, T2 ने इसे रीड किया, लेकिन T1 जो है पहले कमिट होगा और T2 वेट करेगा जब तक T1 कमिट नहीं हो जाता। तो इसमें क्या है, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो कोई भी अनकमिटेड रीड ना हो, यहाँ पे तो अनकमिटेड रीड हो रहा है, यानी कि T2 क्या है, वेट करे जब तक T1 कमिट ना हो जाए। ठीक है, तो उसको तो हम बोलेंगे इफ नो कमिटेड रीड। अगर कोई भी नो अनकमिटेड रीड है तो हमेशा आपका शेड्यूल जो होगा रिकवरेबल होगा। और दूसरा केस क्या हो सकता है, इफ T2 रीड्स A, if T2 reads A updated by T1, then T2 commit should delay until the commit or rollback of T1। देखो यहाँ यही लिखा है, if T2 reads A updated by T1,
then T2 commit should delay until commit or rollback of T1। ठीक है, यानी अगर T2 को डेटा को रीड भी करता है जो कि T1 ने अपडेट किया है, तो T2 वेट करेगा कमिट होने से पहले, कब तक के लिए, जब तक T1 जो है कमिट या रोलबैक नहीं हो जाता, तो भी आपका शेड्यूल क्या होगा, रिकवरेबल होगा। अब जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने राइट किया, T2 ने रीड किया, ये इस टाइप का रीड क्या हो गया, आपका डर्टी रीड हो गया, क्योंकि ये क्या हो गया, रीड आफ्टर राइट वाली प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। लेकिन T2 जो है वेट कर रहा है किसके लिए, कि T1 कमिट करेगा, उसके बाद T2 कमिट करेगा, तो आपका शेड्यूल रिकवरेबल होगा। दूसरा क्या है, T1 ने भी अपडेट किया, T2 ने भी अपडेट किया, और T2 ने यहाँ पे कमिट कर लिया, ठीक है, और T1 ने फिर कमिट किया, तो ये डर्टी रीड तो इसमें है नहीं, बट ये रिकवरेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रीड ऑपरेशन नहीं हो रहा, यानी कोई डर्टी रीड नहीं है। यहाँ पे भी देखो रीड कर रहा है और ये राइट कर रहा है, तो ये भी कोई डर्टी रीड नहीं है, तो ये भी हमेशा रिकवरेबल होगा। इसी तरीके से यहाँ देखो T1 राइट कर रहा है C को, यहाँ पे ये राइट A रीड B, और यहाँ पे फिर राइट B हो रहा है, यहाँ पे भी कोई डर्टी रीड नहीं है देखो, और फिर यहाँ पे, लेकिन अब देखो ये तो कोई डर्टी रीड नहीं था, लेकिन ये डर्टी रीड हो रहा है क्योंकि C को अपडेट कर रहा है T1 और रीड कर रहा है इसको T2, तो T2 कमिट होने से पहले वेट करेगा T1 के कमिट होने का, तो यहाँ पे पहले T1 कमिट हो रहा है, फिर T2 कमिट हो रहा है, इसलिए ये भी रिकवरेबल हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे आप ये देखिए, ये भी रिकवरेबल होगा, है ना, क्योंकि ये कमिट का वेट कर रहा है, और यहाँ आप देखो ये वाला एक डर्टी रीड हो गया, ठीक है, और फिर यहाँ पे आपने रीड भी किया और राइट भी किया, यहाँ पे कोई डर्टी रीड नहीं है, लेकिन T2 कमिट हुआ T1 के बाद, इसलिए रिकवरेबल होगा। लेकिन क्या ये शेड्यूल सीरियलाइजेबल होगा, आइए देखते हैं। क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी सीरियल शेड्यूल में, यानी आइदर T1 टू T2 और T2 टू T1, अगर आप किसी भी सीरियल शेड्यूल में इसको कन्वर्ट कर पाएंगे तो ये क्या हो सकता है, तो ये सीरियलाइजेबल होगा, है ना, व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, अगर आप T2 को पहले ले लें और T1 को बाद में ले लें, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ये जो है T2 से T1 पहले नहीं जा सकता, ठीक है, तो T2 जो है हमेशा बाद में ही रहेगा। लेकिन अगर T2 को आप बाद में रखोगे तो फाइनल राइट जो है वो T1 कर रहा है, तो उस केस में आपको T1 को भी लास्ट में रखना पड़ेगा, यानी कि दो पोजीशन से, और आप दोनों पोजीशन पे यहाँ पे फाइट क्या हो रहा है कि कौन सी वैल्यू लास्ट में आएगी। अगर हम T1 को लेंगे तो हमारा फाइनल राइट का इशू सॉल्व हो जाएगा, राइट बी का, लेकिन राइट रीड वाली जो कंडीशन थी व्यू सीरियलाइजेबल में, वो ब्रेक हो जाएगी। और अगर हम T2 को लेते हैं तो हमारी राइट रीड वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन फाइनल राइट जो है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ इनिशियल रीड जो है T2 का क्या है, रीड ऑफ V, और अब इनिशियल रीड चेंज हो जाएगा अगर आप T1 को पहले ले लोगे तो, क्योंकि फिर इनिशियल रीड की जगह T2 में कौन सी वैल्यू आएगी रीड की, जो कि T1 ने अपडेट की है, इसलिए यहाँ पे इसका कोई भी सीरियल शेड्यूल के इक्वल नहीं आएगा, इसलिए ये सीरियलाइजेबल शेड्यूल नहीं है, ये रिकवरेबल है बट सीरियलाइजेबल नहीं है, ठीक है। थर्ड जो केस होता है वो होता है आपका कास्केडिंग रोलबैक। कास्केडिंग रोलबैक का मतलब क्या होता है, फेलियर ऑफ वन ट्रांजैक्शन रिजल्ट्स रोलबैकिंग ऑफ सेट ऑफ अदर ट्रांजैक्शंस, मींस एक ट्रांजैक्शन के फेल होने की वजह से बाकी जो सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस है वो भी अगर रोलबैक हो रहे हैं, तो इस टाइप का रोलबैक कहलाता है आपका कास्केडिंग रोलबैक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 ट्रांजैक्शंस हैं, T1, T2, T3 एंड T4। T1 ने कोई वैल्यू अपडेट करी A की, देन T2 ने रीड किया और T2 ने भी उसकी अपडेट वैल्यू कर दी, ठीक है, T3 ने भी इसको रीड किया और T4 ने भी रीड किया। Now for some reason your T1 transaction is failed, okay, if T1 transaction is failed then it has to roll back, and if T1 is roll back then T2 has to roll back, why, क्योंकि T2 रीड कर रहा है वैल्यू जो कि अपडेटेड है T1 से, so T2 has to roll back again, then if T2 is roll back then T3 also has to roll back because T3 read the data item A which is updated by transaction 2, and same T4 is also roll back। तो देखो एक ट्रांजेक्शन के फेल होने से आपके कितने ट्रांजेक्शंस आपको रोल बैक करने पड़े, 3 ट्रांजेक्शंस, तो ये क्या हो गया, रोल बैक्स ऑफ अदर ट्रांजेक्शन, और ये सिनेरियो आपका क्या कहलाता है, कास्केडिंग रोल बैक।
नाउ कास्केडलेस रोल बैक रिकवरेबल शेड्यूल क्या होता है? देखो तीन पढ़ लिया हमने, रिकवरेबल पढ़ लिया, इरिकवरेबल पढ़ लिया, कास्केडिंग रोल बैक पढ़ लिया। अब फोर्थ है हमारा कास्केडलेस रोल बैक रिकवरेबल शेड्यूल। ये क्या होता है? रिकवरेबल शेड्यूल्स विदाउट कास्केडिंग रोल बैक्स। ओके, यानी कि अगर हम कास्केडिंग रोलबैक्स को हम अलाउ ना करें हमारे ट्रांजेक्शन्स में, तो हम उस शेड्यूल को रिकवर कर सकते हैं, और इस टाइप के सिनेरियो को हम बोलते हैं कास्केडलेस रोलबैक रिकवरेबल शेड्यूल। तो अभी क्या होता है, देखो यहाँ पे ट्रांजेक्शन है T1 एंड T2। T1 ने कोई वैल्यू अपडेट करी डेटा आइटम A पे, तो T2 जो है वो वेट करेगा डेटा आइटम A को एक्सेस करने का अंटिल T1 जो है उसे कमिट या रोल बैक ना कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज देखिए, इट इज नॉट अलाउड अनकमिटेड रीड। ठीक है, नॉट अलाउड अनकमिटेड रीड मीन्स द अदर ट्रांजेक्शन हैज टू वेट अंटिल द ट्रांजेक्शन विच इज अपडेटेड द डेटा आइटम आइदर कमिट और रोल बैक। देखो इफ T1 writes A, then T2 reads A operation should delay until commit or rollback of transaction T1. Okay, now see T1 and T2, यहाँ पे क्या है, T1 ने कुछ डेटा आइटम रीड किया। ओके, इसने भी T2 ने भी कोई डेटा आइटम रीड किया, T2 ने रीड करके इसको अपडेट कर दिया, नो इशू। फिर इसने भी T1 ने भी अपडेट कर दिया, अपडेट कर सकते हैं क्योंकि इसने ऑलरेडी से रीड कर रखा है, तो कोई भी अनकमिटेड रीड नहीं है। देन T1 ने डेटा आइटम B को भी अपडेट किया और T2 ने भी डेटा आइटम B को अपडेट किया। ठीक है, इसके बाद T2 ने डेटा आइटम C को अपडेट किया। ठीक है, और डेटा आइटम C को अपडेट करके यहाँ पे क्या हो गया, वो कमिट हो गया, यहाँ वो कमिट हो गया। इसके बाद T1 है, T1 ने रीड किया C डेटा आइटम को, तो देखो ये डर्टी रीड नहीं है, डर्टी रीड ही नहीं है, या अनकमिटेड रीड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे T2 C को अपडेट कर रहा था और उसके बाद कमिट भी कर रहा है, तो कमिट होने के बाद T1 ट्रांजेक्शन ने डेटा आइटम C को रीड किया, इसलिए ये डर्टी रीड नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, कास्केडलेस रोलबैक रिकवरेबल शेड्यूल। ओके, नाउ मे बी क्या ये सीरियलाइजेबल शेड्यूल है क्या, वो हम चेक कर सकते हैं। इफ it is equal to any serial schedules, any serial means either T1 to T2, okay, or T2 to T1। तो आप यहाँ पे या तो पहले इसका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल देख लो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल आपका सफिशिएंट होता है बट नेसेसरी कंडीशन नहीं है, इसलिए बेटर क्या है कि हम व्यू सीरियलाइजेबल देख लें, क्योंकि अगर शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल नहीं होगा तो वो डेफिनेटली सीरियलाइजेबल भी नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो फाइनल राइट कौन कर रहा है, T2 कर रहा है, और उसके बाद T1 उसको रीड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो रीड आफ्टर राइट वाला जो फिनोमिना है उसके बेसिस पे शेड्यूल का ऑर्डर होना चाहिए T2 टू T1, जो हमारी सेकंड कंडीशन थी। इनिशियल रीड दोनों के सेम है तो उसमें कोई इशू नहीं है, इनिशियल रीड दोनों कर लेंगे। अब अच्छा, लेकिन इनिशियल रीड में भी क्या हो जाएगा, अगर आप T2 टू T1 लोगे तो T2 के एग्जीक्यूशन सारे पहले होंगे, है ना। अब T2 के एग्जीक्यूशन सारे पहले होंगे और T1 जो होगा इसके बाद आएगा, तो जो T1 रीड करेगा वो कौन सा डेटा आइटम रीड करेगा, जो T2 ने अपडेट किया, जबकि T1 जो है हमारा इनिशियल रीड है, तो इनिशियल रीड भी सेम नहीं है। ठीक है, तो उस केस में ये पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, T1 टू T2 हम क्यों नहीं कर सकते, T1 टू T2 आप सिंपल देखिए, T1 और T1 टू T2 भी आप करते हो तो उसमें भी क्या होगा, T2 के लिए जो इनिशियल रीड वाली कंडीशन है वो वायलेट होगी, क्योंकि उस केस में T2 जो वैल्यू रीड करेगा वो कौन सी होगी, जो कि A T1 के थ्रू अपडेट हुई है, क्योंकि T1 के पहले एग्जीक्यूट हो जाएंगे ना इस सीरियल शेड्यूल में, तो ये पॉसिबिलिटी भी आपकी करेक्ट नहीं है। तो ये जो शेड्यूल है ना ही ये व्यू इक्वल है आपके T1 टू T2 सीरियल शेड्यूल के, ना ही T2 टू T1 सीरियल शेड्यूल के, इसलिए ये जो शेड्यूल है वो आपका कौन सा टाइप का शेड्यूल है, नॉन सीरियलाइजेबल। तो ये आपको डिटेक्ट करना आना चाहिए, ये समझा, ये मैंने आपको, ये जो मैं आपको यहाँ पे अभी मेथड बता रही हूँ ये ऑलरेडी मैं आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है, जिसके अंदर हमने देखा था कि व्यू इक्वल शेड्यूल क्या होते हैं। अगर कोई शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल है तो वो सीरियलाइजेबल होगा, लेकिन अगर कोई शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल नहीं है तो वो शेड्यूल नॉन सीरियलाइजेबल होगा। और जो व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल की कंडीशन होती है वो हमारी होती है सफिशिएंट एंड नेसेसरी,
जबकि जो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होता है उसकी कंडीशन होती है हमारी सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी। तो इट इज बेटर, अगर आप सीरियलाइजेबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं तो आप चेक कीजिए व्यू सीरियल शेड्यूल को, ठीक है। व्यू सीरियलाइजेबिलिटी को अगर चेक करते हो तो उससे आपको एक एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा कि आपका शेड्यूल सीरियलाइजेबल है या नहीं। तो जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पहले वो वाला लेक्चर देखिए और फिर इस वाले लेक्चर पे आइए। तो यहाँ जो मैं ये बता रही हूँ मेथड, ये आपको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज आपको लगेगा कि पता नहीं क्या ये हवा में बातें हो रही है। ओके, तो देखो क्योंकि ये शेड्यूल नॉन सीरियलाइजेबल है तो इट स्टिल्स मे सफर फ्रॉम राइट प्रॉब्लम, रीड राइट प्रॉब्लम और लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम्स का भी मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दे दिया है ऑलरेडी वीडियो में, तो प्लीज ये वाले वीडियो को भी आप चेकआउट कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ इट विल सफर फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स। ओके, now next is strict recoverable schedule. Now what strict recoverable schedule means? Cascade-less rollback recoverable schedule plus no lost update problem। मतलब अगर आप ने जो पहले ऊपर रूल्स अप्लाई करे कास्केडलेस रोलबैक रिकवरेबल शेड्यूल में, अगर आप उसमें अप्लाई कर देते हैं उसके साथ साथ नो लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम को, तो आपको क्या मिल जाएगा? स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल मिल जाएगा। यानी यहाँ पे ऊपर हम सिर्फ बोले थे कि नॉट अलाउड अनकमिटेड रीड, अब हम क्या बोलेंगे? ऑल्सो नॉट अलाउड अनकमिटेड राइट। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं इसका मतलब ट्रांजेक्शन T2 हैज टू वेट फॉर आइदर रीड और राइट ऑपरेशन अंटिल ट्रांजेक्शन T1 आइदर कमिट और रोल बैक। ओके, ये थोड़ा सा इनको याद रख पाना मुश्किल है, इसलिए बेटर है कि पेन पेपर लेके आप खुद से इनको सॉल्व कीजिए तो आपको क्या याद भी हो जाएगा और आपके लिए एक तरीके से हैंडआउट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो कंबाइनिंग दिस वी गेट अ स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल, ठीक है। यानी इसकी डेफिनेशन में एक बार पढ़ देती हूँ। इफ ट्रांजेक्शन T1 राइट्स अ डेटा आइटम A, then other transaction T2 will read or write operation should delay until commit or rollback of transaction T1। ओके, तो अब देखो, अब इस केस में आप यहाँ पे देखें तो ये क्या हो गया? देखो इसने रीड किया, ठीक है, इसके बाद T2 ने रीड भी किया और राइट भी किया। इसने राइट किया तो अब ये अगर इसको राइट करना होगा तो ये वेट करेगा जब तक कि T2 कमिट ना हो जाए। तो यहाँ पे T2 अगर कमिट हो गया है तो T1 को ये अलाउ हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये वाला जो केस हो गया ये आपका क्या हो गया? स्ट्रिक्ट रिकवरेबल। बट अगेन आपको अब यहाँ देखना है कि क्या ये शेड्यूल सीरियलाइजेबल है। सीरियलाइजेबिलिटी के लिए सेम वापस आप व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल वाली कंडीशन चेक करोगे, T1 टू T2 और T2 टू T1। तो हमारी जो व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल की फर्स्ट कंडीशन होती है कि इनिशियल रीड सेम होना चाहिए, वो ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि अगर आप सबसे पहले T1 के दोनों वैल्यूज एग्जीक्यूट करते हो तो रीड और राइट के ऑपरेशन दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इस वजह से T2 का इनिशियल रीड जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और दूसरा, अगर आप T2 को पहले एग्जीक्यूट करते हो तो सेम कंडीशन T1 के साथ होगी कि जो T1 डेटा आइटम ये रीड करेगा वो अपडेटेड होगा T2 से, तो T1 का इनिशियल रीड भी वायलेट होगा। तो इस केस में ये दोनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये शेड्यूल क्या है? नॉन सीरियलाइजेबल। और क्योंकि ये नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल है तो इट विल मे सफर फ्रॉम योर रीड राइट प्रॉब्लम। अब यहाँ पे लॉस्ट अपडेट की प्रॉब्लम तो नहीं होगी क्योंकि आप कमिट परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन अब किसकी प्रॉब्लम आ जाएगी आपकी यहाँ पे? ऑल मीन्स इट स्टिल सफर्स फ्रॉम योर रीड राइट प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये मेथड है जिससे आप निकाल रहे हैं कि वो शेड्यूल सीरियलाइजेबल है या नहीं। व्यू सीरियलाइजेबल के बाहर जितने भी शेड्यूल्स हैं यहाँ पे ये सारे नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि टाइप्स क्या होते हैं हमारे शेड्यूल्स के बेस्ड ऑन द रिकवरेबिलिटी। तो इसमें हमने पढ़ा इरिकवरेबल शेड्यूल, रिकवरेबल शेड्यूल्स, फिर कास्केडिंग रोलबैक, फिर कास्केडलेस रोलबैक रिकवरेबल शेड्यूल्स, फिर स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल, ठीक है। और इसके बाद हमने देखा कि अगर कोई भी हमें चेक करना है, कई बार शेड्यूल्स रिकवरेबल होते हैं बट जरूरी नहीं कि वो सीरियलाइजेबल हो, तो सीरियलाइजेबिलिटी चेक करने के लिए हम उसका व्यू सीरियल शेड्यूल चेक करेंगे, क्योंकि शेड्यूल सीरियलाइजेबल नहीं होगा तो वो सफर कर सकता है रीड राइट 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 या लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम से। तो इस टॉपिक के इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉकिंग प्रोटोकॉल्स देखेंगे। तो आई होप आपको ये टाइप्स और क्लासिफिकेशन समझ में आया हो, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।